आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परीक्षावाणी 24/7 पर। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। इस समय परीक्षाओं का टाइम चलने वाला है, तो जिसमें हम मैथ की एक नया टॉपिक लेके आए हैं, क्रैमर का नियम। क्रैमर का नियम में सबसे पहले हम लेते हैं दो अज्ञात राशियों वाले रैखिक समीकरणों के लिए क्रैमर का नियम। अज्ञात राशियों के समीकरणों को हल करने के लिए क्रैमर ने एक नियम दिया, उसे हम कहते हैं क्रैमर का नियम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो चरों वाले कोई अज्ञात समीकरण लिखते हैं, जिसमें होगा हमारा a1x प्लस b1y बराबर c1। ये पहला समीकरण हो गया। ये रैखिक समीकरण है। यहाँ पर x और y दो अज्ञात चर हैं और a1 b1 c1 कांस्टेंट है, जो अचर है। इसी तरीके से एक दूसरा समीकरण लेते हैं a2x प्लस b2y बराबर c2। इस समीकरण में भी x और y अज्ञात अचर है। चर जो ज्ञात करना होगा उन्हें हम चर अज्ञात कहते हैं, इन्हें वेरिएबल्स भी कहा जाता है। और a2, b2 और c2 ये हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो क्रैमर के रूल से इनको हल करने के लिए, x और y के मान ज्ञात करने के लिए क्रैमर ने सबसे पहला एक रूल दिया। तो पहले तो हमें उन्होंने क्रैमर के रूल से, तो x इक्वल टू dx अपॉन d, एक ये फॉर्मूला होता है। x की वैल्यू प्राप्त करने के लिए, x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए x इक्वल टू dx अपॉन d, तथा y इक्वल टू dy अपॉन d। अब हम यहां पर ये जानेंगे कि dx और dy और d है क्या। तो सबसे पहले हम यहां पर d को लेते हैं। तो d एक सारणिक है हमारा यहाँ पर, जिसका कोटि 2x2 ऑर्डर का एक सारणिक है, डिटरमिनेंट्स है, और जो हमारे x और y के कोफिशिएंट्स को लेके बनाया जाता है, गुणांकों को लेकर बनाया जाता है। पहला गुणांक a1, b1, a2 और b2, ये हमारा d है। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना आता है क्या, ऐसे कि इनका मल्टीप्लाई करके माइनस इनका मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो वो जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारा होती है d। अब नेक्स्ट हमारा आया dx। dx क्या होता है, dx इक्वल टू होगा, यहाँ पर जो हमारा ये, इनको हम जानते हैं, पहले से जानते हैं, सारणिक में ये हमारे स्तंभ होते हैं और ये हमारे पंक्तियां होती हैं। तो हम एक स्तंभ को हटा देंगे और जो ये कांस्टेंट टर्म्स लिखे हैं उनको उस जगह पर पुट अप कर देते हैं या रख देते हैं। तो ये हो जाएगा c1 और c2 और b1 और b2। ये जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं dx। और इसी प्रकार जो आपका होता है dy में क्या करते हैं, जो ये y के कोफिशिएंट होते हैं b1 और b2, इसको जगह हटाकर इनकी जगह पर हम c1 और c2 जो कांस्टेंट टर्म है उनको पुट अप कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a1, a2 और c1 और c2। अब इन सबको सॉल्व करने के बाद इनकी हम वैल्यू को हम इन दिए हुए जो हमारे ये फॉर्मूले हैं क्रैमर के, क्योंकि सबसे पहले क्रैमर ने ही इस मेथड मतलब खोजा है, इसीलिए इसे क्रैमर का नियम कहते हैं। तो इन्हीं वैल्यूज को हम इसमें रख देंगे और जो हमारे वेरिएबल्स हैं x और y, उनकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। अभी एग्जांपल देकर हम इसको समझाएंगे। तो ये आप सबसे पहले ये समझ लीजिए क्रैमर का नियम। दो अज्ञात राशियों वाले रैखिक समीकरण, जो रैखिक समीकरण इस रूप में जो समीकरण लिखे होते हैं उन्हें रैखिक समीकरण कहते हैं। पहला समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 और दूसरा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 बराबर c2। यहाँ पर a1 और a2 x जो अज्ञात चर है या राशि है, x उसके कोफिशिएंट है, गुणांक है, और b1 b2 अज्ञात राशि जो y है उसके गुणांक है, और c1 और c2 अचर पद है, इन्हें कांस्टेंट कहते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए x इक्वल टू dx अपॉन d लिखते हैं, तथा y इक्वल टू y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए dy अपॉन d लिखते हैं। यहाँ पर जो हमारे d है वो क्या है, d एक सारणिक होता है, डिटरमिनेंट्स होता है। तो d इक्वल टू हो जाएगा a1 b1 a2 b2, और दूसरा dx, यहाँ पर x में जो x कोफिशिएंट है a1 और a2 उनको हटाकर हम उसी जगह पर c1 और c2 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
इसके बाद जो dy कोएफिशिएंट है इसकी जगह हम पर वहां पर b1 और b2 हटाकर उसकी जगह कांस्टेंट टर्म c1 और c2 को सब्स्टिट्यूट रख देते हैं और ये इस तरीके से इनको निकालकर हम सॉल्व कर लेते हैं। अब बात आती है संगतता की शर्तें। संगतता की शर्तें, यहां पर ध्यान से समझने की बात है कि संगतता की शर्तें, ये शर्तें मतलब शर्तें में क्या आता है, सबसे पहली शर्त होनी चाहिए, फर्स्ट शर्त, जो d इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो हमारा d है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो समीकरण संगत होंगे। अगर d का मान 0 नहीं निकलता, यानी कि जो ये सारणिक है इसका मान अगर 0 नहीं निकलता है, तो हमारे जो समीकरणों का जो मान निकलेगा वो एक अद्वितीय हल, यूनिक हल होगा और समीकरण हमारे संगत समीकरण कहलाएंगे। अब दूसरी कंडीशन आती है कि सेकंड कंडीशन, अगर d इक्वल टू 0 आ रहा है, d की वैल्यू 0 आ रही है और इसके साथ इनमें से जो दिए गए हैं dx और dy ये भी दोनों 0 आ रहे हैं। समझने की कोशिश करिए कि जो पहला है d इज नॉट इक्वल टू 0, पहली शर्त तो ये d की वैल्यू अगर 0 नहीं आती है तो समीकरण हमारे संगत समीकरण होते हैं और जो उनके हल निकलते हैं वो जो हल निकलेगा उसका वो यूनिक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इसके बाद दूसरा, d की वैल्यू अगर 0 होती है और साथ में dx और dy की वैल्यू भी 0 होती है, तो समीकरण के यहाँ पे कैसा होगा, अद्वितीय हल। और यहां पर होंगे अनंत हल, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और यहां पर यूनिक सॉल्यूशन। अब तीसरी कंडीशन आती है, जो तीसरी कंडीशन में आता है कि जो d की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू 0 है, बट dx और dy में से कम कोई एक जो 0 ना हो, dx और dy में से कम कोई एक 0 ना हो, या तो ये ना 0 हो और या फिर dy इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे जो समीकरण होंगे वो असंगत समीकरण कहलाएंगे और उनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर समझते हैं हम जो हमारा क्रैमर का नियम है, तो दो अज्ञात राशियों वाले रैखिक समीकरणों के लिए क्रैमर का नियम। तो पहले हम समीकरणों को समझ लीजिए। जो हमारे रैखिक समीकरण होते हैं, युगपत समीकरण होते हैं, लीनियर इक्वेशंस होते हैं, वो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। इनका जनरल टर्म्स यही होता है, a1x b1y = c1, a2x + b2y = c2। अब इनको सॉल्व करने के लिए क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए x होता है dx/d तथा y होता है dy/d। यहाँ पर जो d होता है वो x और y के कोएफिशिएंट का एक सारणिक होता है और उसको सॉल्व करके जो वैल्यू निकालते हैं उसे हम d कहते हैं। तो ये d = a1 b1 और a2 b2। इसके बाद जो dx होता है उसमें हम a के जो कोएफिशिएंट होते हैं a1 और a2, x के कोएफिशिएंट होते हैं a1 और a2, उनको हटाकर उसकी जगह हम अचर पद c1 और c2 रख देते हैं, तो वो जो वैल्यू निकल के आती है सारणिक की, वो हमारी वैल्यू होती है dx। इसके बाद जो वैल्यू dy, यहाँ पर जो y के कोएफिशिएंट है b1 और b2, उनको हटाकर हम उसकी जगह पर c1 और c2 रख देते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो कहलाती है dy। अब इनको हम इनमें रख के x और y के मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर संगतता की शर्तें जो आती हैं उनमें क्या होता है कि जो पहली शर्त होती है कि अगर कि d का मान जो है वो 0 नहीं आना चाहिए, d इज नॉट इक्वल टू 0। अगर d का मान 0 नहीं आता है तो समीकरण के जो हल होते हैं वो अद्वितीय हल होते हैं, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक ही हल निकलता है और समीकरण हमारे संगत समीकरण कहलाते हैं। दूसरी कंडीशन आती है कि d का मान भी 0 है और साथ में dx और dy के भी मान 0 निकल रहे हैं, तो हमारे समीकरण के अनंत हल होते हैं। तो समीकरण संगत भी हो सकता है, असंगत भी हो सकता है। तीसरी कंडीशन है कि d का मान 0 है, बट लेकिन कि dx या dy में से कम कोई एक ऐसा हो जो 0 ना हो, या तो dx इज नॉट इक्वल टू 0 हो या
dy इज नॉट इक्वल टू 0, तो समीकरण असंगत होंगे और इनका कोई हल नहीं निकलेगा। अब इन्हीं समीकरणों को हम एक आंसर, एक प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसी के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे दो इक्वेशन है, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ क्रैमर के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ d कैलकुलेट करेंगे, d इक्वल टू, तो जो d निकाला जाता है वो x के कोफिशिएंट को हम कॉलम में लिख देते हैं 3 और 1, फिर हम y के कोफिशिएंट को कॉलम में लिख देते हैं तो -1 और 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसका इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जब सारणिक ऐसी सारणिक जिसका 2/2 की डिटरमिनेंट से सारणिक को सॉल्व करते हैं तो हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 जा 6 और माइनस और 1 बन जा -1। यहाँ पे माइनस का साइन आता है और ये 1 और -1 का इंटू होने पर -1 आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा 6 + 1 इक्वल टू 7। डी की वैल्यू 7 आ गई है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, जो x के कोफिशिएंट है उनको हटा देंगे, उसकी जगह ये जो कांस्टेंट है यानी अचर पद है इनको हम पुट अप कर देंगे। तो 5 और 7 और यहाँ पर हो जाएगा -1 और 2। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10, इस तरीके से इनका मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 और 2, 5 2 जा हो गया 10 और माइनस 7, तो 10 + 7 इक्वल टू 17। सिमिलरली इसी प्रकार हम यानी कि dy को सॉल्व करेंगे। dy इक्वल टू dy के जो बराबर रखा जाएगा वो रखा जाएगा, यहाँ पे जो y लाइन है ये y, इसके हम जो कोफिशिएंट हैं उनको हटा देंगे, उसकी जगह पर कांस्टेंट टर्म को पुट अप कर देंगे। तो 3 और 1 सेम रखेंगे और इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे 5 और 7। अब हम क्या करेंगे, वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो 3 7 जाए 3 सत्ते 21 और -5 एकम 5। अब 21 से 5 जब घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 16। तो यहाँ पर सभी वैल्यूज क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई 7 जो कि 0 नहीं है, मतलब समीकरण के जो हल होंगे वो एक ही हल निकलेगा और समीकरण संगत समीकरण कहलाएंगे। इसके बाद dx 17 आ गया और dy 16 आ गया। तो जो पहली वैल्यू हमें x निकालना है, जो x निकलेगा x इक्वल टू निकलेगा dx हमारा 17 है तो 17/7, जो x की वैल्यू निकल आई 17/7। इसके बाद जो y की वैल्यू निकलेगी y इक्वल टू वो होगा 16/7। तो x की वैल्यू 17/7 17/7 और y की वैल्यू 16/7, दोनों वैल्यू निकल आई और ये हुआ आपका क्रैमर का रूल, दो अज्ञात राशियों के रैखिक समीकरण के लिए क्रैमर का रूल। अब हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम यहाँ पर 3 अज्ञात राशियों वाले रैखिक समीकरणों के लिए जो क्रैमर का रूल है उसको हम समझाएंगे और सॉल्व करेंगे। थैंक यू।